आज की डेट में बैंक अकाउंट होना और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना एक नेसेसिटी है और हम और आप ये डेली बेसिस पे करते हैं, राइट? क्योंकि इंडिया में 15 साल से ऊपर के लगभग 86% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ बैंक फ्रॉड केसेस एक बढ़ता हुआ कंसर्न है, जो कि पिछले 5 सालों में डबल हो चुका है। जहां 2019 में सिर्फ 6800 केसेस बैंकिंग फ्रॉड्स के रिपोर्ट हुए थे, वहीं 2023 के एंड में ये बढ़कर 13,530 हो गया है। और ये वो केसेस हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिपोर्टेड हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस इंटरनेट और कार्ड की कैटेगरी के हैं। अब आप और हम तो ऐसे फ्रॉड्स और उनसे जुड़े रिस्क से काफी अवेयर हैं, बट क्या दूसरे लोग, हमारे आसपास के टीनेजर्स, बुजुर्ग, बड़े और ऐसे लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन, एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, क्या वो इन सब के रिस्क के बारे में जानते हैं? नहीं। इसलिए उन्हें ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है ऐसे फ्रॉड्स का शिकार होने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उन्हें डिस्करेज करें बैंक अकाउंट्स यूज करने के लिए या किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बल्कि हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए और ऐसे फ्रॉड्स के बारे में अवेयर करवाना चाहिए, ताकि वो रिस्पॉन्सिबली ये सब चीजें यूज कर सके। और कुछ ऐसी प्रिकॉशन टिप्स के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए जिसे यूज करके वो इन फ्रॉड से दूर रह सके। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करते हैं। तो एक बड़े नंबर में बैंकिंग फ्रॉड्स के केसेस में ज्यादातर अकाउंट होल्डर्स अपना ओटीपी या फिर स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉडस्टर्स के साथ कर देते हैं, और जिसके चलते वो इलिसिट तरीकों से हमारे बैंकिंग अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। एक जानी मानी रिसर्च कंपनी डेलॉयट के बैंकिंग फ्रॉड सर्वे के हिसाब से इंडिया में 3 टॉप टेक्नोलॉजी के यूज होके जो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, उसमें से सबसे पहले आता है इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम फ्रॉड्स, और फिर है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स, एंड देन देयर इज आइडेंटिटी थेफ्ट, जहां पे आपकी आइडेंटिटी लेकर फ्रॉडस्टर्स आपके नाम पर बैंक अकाउंट्स खोल लेते हैं, लोन ले सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे कॉमन बैंक फ्रॉड्स हैं जिनके बारे में जानकारी आप अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं और उन्हें कॉशियस कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं फिशिंग स्कैम्स। यहाँ पर स्कैमर्स आपसे फोन कॉल्स, एसएमएसेस या फिर ईमेल्स पर कांटेक्ट करते हैं, अपने आप को बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताकर, और आपसे आपके फाइनेंशियल डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपकी बैंक अकाउंट नंबर, आपका ओटीपी, आपके पासवर्ड्स और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी। ज्यादातर केसेस में वो विक्टिम्स को ये कहकर उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि उनका केवाईसी अपडेट करने की जरूरत है उनके बैंकिंग अकाउंट में, या फिर उनका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो उसे रीएक्टिवेट करने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। एक सीरियस तरह का फ्रॉड होता है फेक मोबाइल एप्लीकेशंस का। ये फेक और मलेशियस मोबाइल एप्लीकेशंस फ्रॉडस्टर्स डिजाइन करते हैं जो एकदम आपके बैंक की एप्लीकेशंस की तरह लगती हैं। ये ज्यादातर यूज की जाती हैं आपका पर्सनल डेटा चुराने के लिए, और ये फेक एप्लीकेशंस आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में नहीं मिलती हैं। ये कुछ ऐसी ही मलेशियस वेबसाइट्स में इनके लिंक पाए जाते हैं जो फ्रॉडस्टर्स ने डिजाइन किया होता है, जहां से आप इन्हें डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में किसी तरह का मैलवेयर आ जाता है जो आपके सारे सिस्टम को हैक कर लेता है और आपके सारे डेटा का एक्सेस फ्रॉडस्टर्स को दे देता है। ऑटोमेटिक विड्रॉल स्कैम्स। अब इस स्कैम्स में फ्रॉडस्टर्स विक्टिम को कॉल करते हैं ये कहते हुए कि उन्होंने कोई लॉटरी जीती है या फिर उनका किसी लकी ड्रॉ में नाम आया है, जिसका पैसा ट्रांसफर करने के लिए उनको उनके बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और वो आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स लेकर अपने आप को वो पैसा आपके बैंक से ट्रांसफर कर लेते हैं। कई केसेस में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी सेटअप कर देते हैं, जहां पर आपके बैंक अकाउंट से रेगुलर इंटरवल से एक अमाउंट उनके अकाउंट में आपकी नॉलेज और कंसेंट के बिना ट्रांसफर होता रहता है। फिर आता है चेक कैशिंग स्कैम। यहाँ पे फ्रॉडुलेंट चेक्स का इस्तेमाल होता है, जहां पर फ्रॉडस्टर्स फेक चेक्स या फिर चोरी करे गए चेक्स के आपके सिग्नेचर्स करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। और एक और तरह का फ्रॉड है जहां पे स्कैमर्स आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल बनकर कॉल करते हैं और आपकी किसी तरह की टैक्स की लायबिलिटी बताते हुए आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं और फिर आपके बैंक से आपका पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जैसे कि अब हमें समझ आ चुका है कि ये फ्रॉड्स टेक्नोलॉजी या सोशल इंजीनियरिंग के यूज करके ही लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स अगर हम लें तो इनसे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात जो आप अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं वो ये कि उन्हें पासवर्ड्स रखने में बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वो किसी तरह का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही हमेशा यूज करें, उसे रेगुलरली अपडेट करते रहें और कोई भी इजी गेस होने वाला पासवर्ड नहीं रखें, जैसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पहला नाम, अपना लास्ट नेम या फिर अपना कोई भी और ऐसी जानकारी जो पब्लिकली अवेलेबल हो, उसके बेसिस पे अपने पासवर्ड्स बिल्कुल नहीं रखें।
इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आप उन्हें बता सकते हैं वो है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना। ये आजकल लगभग हर मोबाइल एप्लीकेशन और बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरह काम करती हैं, जिसका मतलब ये है कि एक चीज है जो आपके पास आपका पासवर्ड है जिसे आप जानते हैं, और दूसरी चीज वो है जो सिक्योरिटी लेयर के तौर पे ऐड होती है जो आपके पास होता है, यानी कि जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट या फिर कोई ऐसा ओटीपी जो आपको वन टाइम ही आएगा आपके मोबाइल पर या रजिस्टर्ड ईमेल पर। इसी के साथ आप उन्हें ये भी समझा सकते हैं कि वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रेगुलरली चेक करते रहें, और कोई भी सस्पिशियस या फिर ऐसी कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस उन्हें दिखे जो उन्होंने नहीं की हैं तो रेज करें ऐसे कंप्लेंट्स को अपने बैंक के साथ ही उन्हें ये भी समझाइए कि अगर कोई भी ऐसे कॉल्स या ईमेल्स आते हैं जो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ओटीपी जैसी चीजें मांगते हैं तो कभी भी ऐसे कॉल्स और ईमेल्स को एंटरटेन नहीं करें। उन्हें ये समझाइए कि लेजिटिमेट बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनीज कभी भी ऐसी पर्सनल डिटेल्स उनसे नहीं मांगते हैं। साथ ही में एक जरूरी बात जो उन्हें ये समझानी चाहिए कि कोई भी तरह की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को करते हुए बैंक की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करें, और जहां तक हो सके कि पब्लिक कंप्यूटर्स और पब्लिक वाईफाई में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना अवॉइड करें। किसी मजबूरी में अगर उन्हें ऐसी कोई ट्रांजैक्शन पब्लिक कंप्यूटर या वाईफाई पे करनी भी पड़ती है तो उसके बाद वो अपनी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री वहां से डिलीट कर दें। ये तो थी प्रिकॉशंस, लेकिन फिर भी अगर वो किसी ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं जहां उनके बैंक से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो उस केस में उन्हें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। एज एन इमीडिएट फर्स्ट स्टेप अपने बैंक को ऐसी भी किसी ट्रांजैक्शन के बारे में इन्फॉर्म करें और उनसे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लें, क्योंकि बैंक्स को ऐसे कंप्लेंट्स को 90 डेज के अंदर रिजॉल्व करना होता है। और अगर बैंक के दिए हुए रेजोल्यूशन से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है तो इसके लिए एज अ नेक्स्ट स्टेप आप आरबीआई के एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग ombudsman में भी जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और अपने लोकेशन के जुरिस्डिक्शन में कौन सा बैंकिंग ombudsman आता है उसके लिए आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप आरबीआई से भी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं उनके पोर्टल पे इस लिंक के थ्रू। बैंकिंग ombudsman में कंप्लेंट करने से पहले 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, कि अगर अभी तक आपने अपने बैंक से कंप्लेंट रेज नहीं करी है तो आप बैंकिंग ombudsman में कंप्लेंट नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आपने कंज्यूमर केस में ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है उस केस में भी आप बैंकिंग ombudsman में कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के चलते आपके अकाउंट से पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं जो कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हुए हैं, उस केस में आप गवर्नमेंट के साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पे जाकर भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, या फिर उनकी डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी डायल कर सकते हैं। एक बात जो आपको अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से समझानी चाहिए वो ये कि अगर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओटीपी के थ्रू उनकी नेग्लिजेंस के थ्रू हुई है, यानी कि किसी भी तरह से उन्होंने खुद ओटीपी शेयर किया है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस बैंक के लिए टेक्निकली ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस में आती हैं, जिस केसेस में बैंक्स आपकी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कंप्लेंट करने के बाद भी ऐसी ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू हो रही हैं तो उस केस में बैंक को आपको सारा रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा। तो प्लीज ये याद रखें कि ऐसे केसेस में अगर आप डिले करते हैं रिपोर्ट करने में तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा, और वो डिसाइड होगा बेस्ड ऑन आरबीआई की गाइडलाइंस के कितना रिइंबर्समेंट मिलता है। और अपने कंप्लेंट्स और कॉम्पनसेशंस के राइट्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप आरबीआई के इस नंबर पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बैंक्स के साथ सर्वे करने पर भी यही पता लगा है कि बैंक्स के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज बैंकिंग फ्रॉड्स को लेकर ये है कि कस्टमर्स के लेवल पर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है बैंकिंग फ्रॉड्स को लेकर। तो अगर हम और आप ऐसी अवेयरनेस को अपने आसपास के लोगों में फैला सके और उन्हें कॉशियस कर सके किसी भी ऐसे फ्रॉड्स के बारे में, तो बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत सेफ हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने आसपास के लोगों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस जरूरी इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।